हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप सभी लोग लगातार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और अपना प्यार बनाए हुए हैं। आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे और आप सभी लोगों के साथ में हम भी जो है इसी प्रकार से निरंतर जुड़े रहेंगे और आपके जो पाठ्यक्रम में दिए गए टॉपिक्स है उनको लगातार धीरे धीरे अपन कंप्लीट भी करते चल रहे हैं। हम देखें तो हमारे फिजिक्स के अंतर्गत 10 यूनिट है। कितनी यूनिट्स है? तो 10 यूनिट है हमारे सिलेबस के अंदर। कितनी? 10। और 10 में से अभी तक हमने जो है 2 यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। हम पहले 12th क्लास का जो पोर्शन है उसको पूरा कर रहे हैं। तो 12th क्लास के पोर्शन के अंतर्गत जो हमारे पास टोटल 6 यूनिट है उसमें से 2 हो चुकी है और तीसरी यूनिट जिसे अपन आज शुरू करने वाले हैं प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के अंदर जो आपका सिलेबस दे रखा है उसको अपन अभी आराम से देखेंगे और उसके बाद में आज हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जो है जिस चैनल पर आज वीडियो देख रहे हैं अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं प्रवीण सिंह लैब असिस्टेंट एलडीसी एसएससी एमटीएस आरआरबी एएलपी और पीटेट आईआईटी जेई मेंस जैसे कुछ एग्जाम्स में सिलेक्टेड हूं और उन्हीं एग्जाम्स के अनुभवों के आधार पर आप लोगों को पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं अपने आगे सबसे पहले सिलेबस की यानी पाठ्यक्रम की, क्योंकि जो चीज हमें पढ़नी है अगर उसके बारे में पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो हम सब कुछ पढ़ते जाएंगे और सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। वो पढ़ने से सिलेक्शन होता है जो एग्जाम में आने वाला है। सब पढ़ने से तो क्या होगा? हम ज्ञानी बनेंगे। ज्ञानी बनने से सिलेक्शन नहीं होगा। हमें बनना है क्या? एक सामान्य स्तर का ज्ञानी, यानी सब चीजें मुझे थोड़ी थोड़ी आती हो। अब देखिए, भौतिक विज्ञान का आपका ये रहा सिलेबस जिसके अंदर ये जो है फर्स्ट से लेकर 4 यूनिट तक का पाठ्यक्रम वो है 11th क्लास का। ये चीजें पहले भी बता चुका हूं। और ये 5th से लेकर 10th तक का जो पोर्शन है वो है 12th क्लास का। और 12th क्लास के पोर्शन में हम स्थिर वैद्युतिकी जिसमें कूलम का नियम, विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा है विद्युत धारा जिसमें क्रिचॉप्स के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी, इसको भी अपन आसानी से और बहुत ही अच्छे जो है नोट्स के साथ में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। किसको शुरू करने जा रहे हैं? ऑप्टिक्स को, यानी प्रकाशिकी जो है उसको। और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? तो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दो तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। ये दो प्रकाशीय उपकरणों के बारे में हमें पढ़ना है। और इसके साथ साथ व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन और ध्रुवण यानी पोलराइजेशन और ध्रुवण मापी यानी पोलेरीमीटर, इनके बारे में पढ़ना है। इसके अंदर देखें तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ये दो तो जो है केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो इनके कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो सही हो जाएगा। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये तीन जो है प्रकाश की होने वाली घटनाएं हैं। क्या है? प्रकाश की होने वाली घटनाएं हैं, फिनोमिनाज है। तो इन तीनों को हमें समझना होगा और तीनों को समझने के बाद इनके अंदर जो अलग अलग फ्रॉनहोफर का एक्सपेरिमेंट है, आपके यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, वो जो एक्सपेरिमेंट के अंदर कहा गया है वो हमें अप्लाई करना आना चाहिए। यानी कि हमें इस तीन के अंदर मेल्स लॉ है, ब्रूस्टर लॉ है, ये सब इसके अंदर आते हैं जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी। ये तीनों घटनाएं पढ़ने के बाद आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के बारे में। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे
आज की पहली हेडिंग है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए इसके अंदर जो भी कंडीशंस वगैरह बताई जाएगी उनको अच्छे से याद रखना और वो कंडीशंस अप्लाई करना भी आप सीखिएगा मेरे साथ के साथ। ठीक है, देखिए हेडिंग डालिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले इस माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों है, एक सेकंड है ना। देखिए अब ये जो सूक्ष्मदर्शी है माइक्रोस्कोप है, इसका थोड़ा सा शब्द विच्छेद करिए। क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म यानी छोटा, दर्शी यानी देखने वाला। तो सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटी वस्तुओं को देखने का एक उपकरण है और कुछ भी नहीं है। ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा छोटी चीजों को जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से यानी अपनी बिना जो है मतलब एकदम किसी उपकरण का यूज किए हम अगर अपनी आंखों से देखने जाएं तो वो चीजें हमें दिखाई नहीं देगी। नग्न आंखें मतलब एकदम बस आंखों से और कुछ भी उसमें बीच में उपकरण नहीं है। तो ऐसी चीजें जो हमें आंख खोल करके देखने चाहे और देख सके तो पॉसिबिलिटी नहीं हो, उन चीजों को देखने के लिए हम जो है सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। ये माइक्रोस्कोप क्या करता है कि उन छोटी छोटी चीजों का जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत बड़ा बनाता है उस वस्तु के तुलना में। तो जब वह बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो उस प्रतिबिंब को हम देख पाते हैं और हम ये कहते हैं कि हाँ ये है हमारा क्या वस्तु, यहां पर ये है या ये है, जो भी पहचान करनी है वो हम पहचान कर लेते हैं। सर कैसी छोटी वस्तु है, इतनी छोटी वस्तु जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, उसको देखने की जरूरत क्या है। देखिए उसको देखने की जरूरत पड़ती है और कब पड़ती है, तो आपको अगर कोशिका जो है यानी आपने बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कोशिका क्या होती है, 10th क्लास में एक चैप्टर भी है। तो कोशिका जो है, सेल जो है, उसको अगर हमें देखना है वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहां हम इस जो है माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए तो अब आप सूक्ष्मदर्शी के बारे में लिखेंगे, जल्दी से नोट्स बनाना शुरू करिए, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। वह प्रकाशीय उपकरण, अब वाइट कर देता हूं मैं पूरा ही, चलो लिखेंगे वह प्रकाशीय उपकरण, वह प्रकाशीय उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है, बड़ा बना देता है, उसे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो वह प्रकाशीय उपकरण जो वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा बना देता है सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब ये जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं ये बेसिकली आपके, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी और एक होता है कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अब सरल और कंपाउंड जो सूक्ष्मदर्शी है उसमें क्या फर्क है, तो माइनर सा फर्क होता है। सूक्ष्मदर्शी जो सरल वाला है उसके अंदर केवल एक लेंस का उपयोग किया जाएगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर दो का, और कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, इसलिए जल्दी से लिखना शुरू करो। लिखेंगे पहला सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी इंग्लिश में कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप,
सिंपल माइक्रोस्कोप लिखिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर इसे इसे अपवर्तक इसे सॉरी अपवर्तक नहीं, आवर्धक है ना, इसे आवर्धक, आवर्धक का मतलब होता है मैग्नीफायर, इसे आवर्धक लेंस लेंस आवर्धक लेंस या आवर्धक लेंस या केवल केवल आवर्धक भी कहते हैं, आवर्धक भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीफायर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है इसे हम आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफायर लेंस भी कहते हैं या केवल मैग्नीफायर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये एक तरह से अभी आपको बताया जाएगा कि केवल एक लेंस होता है और कुछ भी नहीं होता। और आप सभी ने सरल सूक्ष्मदर्शी देख भी रखा होगा। कंपास के अंदर जिसे अपन कहते थे ना, वो सूर्य से किरणें आ रही है, फिर आग जलाने के लिए यूज करते थे, है ना, वो तो डुप्लीकेट होता था माइक्रोस्कोप। पर आपने देखा होगा इस प्रकार का हुआ करता था, और वो एक क्या होता था, कॉन्वेक्स लेंस होता था, ये इस प्रकार का रहता था। ठीक है, इसके अंदर ऐसे लेंस फिट रहता था, और फिर उससे अपन देखते थे, ओ बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, अखबार की चीजें वो देखने में काम लेते थे। तो वो बेसिकली यही लेंस होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब यही वाला लेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो लिखेंगे, यह एक उत्तल लेंस होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है, यह एक उत्तल लेंस होता है, यह एक उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट लिखेंगे, वस्तु को लेंस के प्रथम फोकस, वस्तु को लेंस के प्रथम फोकस तथा प्रकाशित प्रकाशित केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, उस प्रकाशित केंद्र के बीच रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर कि इसे आवर्धक लेंस या आवर्धक भी कहते हैं, उत्तल लेंस होता है, और वस्तु को लेंस के प्रथम फोकस तथा प्रकाशित केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है। उससे वो वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और हम समझ पाते हैं कि वो वस्तु है क्या। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया हो तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये अब आगे की तरफ आप लिखेंगे, तो अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, उससे पहले इसको एक बार डायग्राम को जो है थोड़ा सा नीचे रखते हैं, इसको समझेंगे अपन अभी। तो पहले एक बार आप लिख लीजिए अब आगे पॉइंट कि जो हमारा ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, इस सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर जिस प्रतिबिंब बनने की अपन ने बात करी है, वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप लिखेंगे इसके अंदर, प्रतिबिंब प्रतिबिंब सीधा, ये प्रॉपर्टी आपसे पूछी जाएगी, प्रतिबिंब बनेगा कैसा। तो देखो, प्रतिबिंब बनेगा सीधा और आभासी बड़ा, यानी थोड़ा सा बड़ा हमें प्रतीत होगा। ठीक है, बड़ा दिखेगा हमें, आभासी बड़ा, तथा तथा लेंस के लेंस के बाईं ओर
लेंस के बाईं और लेंस के बाईं ओर वस्तु तथा अनंत के बीच स्थित होता है। अनंत के बीच स्थित होता है। बस ये लीजिए, है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बड़ा बनेगा, लेंस के बाईं ओर वस्तु तथा अनंत के बीच में स्थित होता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं हमारा डायग्राम जो सरल सूक्ष्मदर्शी व्यवस्था कहलाता है वो। क्लियर? ये देख लीजिए, इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको सबसे पहले अ डायग्राम दिख रहा है एक, तो है ना, ये रहा अ डायग्राम। अ डायग्राम के अंदर यही बताया गया है कि आपका आंख से जब देख रहे हो तो मान लीजिए डी दूरी पर कोई एच ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब एल्फा कोण बनता है। कितना कोण बनता है? एल्फा कोण बनता है। अब ब डायग्राम के अंदर क्या है कि अगर जो है हम इस उत्तल लेंस को बीच में रखते हैं, तो उत्तल लेंस को रखने पर ये जो वस्तु थी उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब ये एच डैश बन जाएगा हाइट का। और कहां बनेगा? इसका जो लेंस के बाई और वस्तु के अनंत के बीच में बन जाएगा। ये बन गया, देख लो, है ना। और इसी को फिर पूरा बताया गया है यहाँ पर कि ये है सरल सूक्ष्मदर्शी की व्यवस्था। ऐसे होती है बस, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं है। तो इसमें तो यही है सरल सूक्ष्मदर्शी में तो कि आपको एक उत्तल लेंस बनाना है बीच में, बस, और कुछ नहीं। और उत्तल लेंस से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब बना देना, वही है सरल सूक्ष्मदर्शी। क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब ही क्या होता है? उत्तल लेंस। इसीलिए तो इसे आवर्धक लेंस या सिंपल केवल आवर्धक भी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। बस तो यही था इसके अंदर। तो अब इसकी आवर्धन क्षमता वगैरह है वो समझनी है। ये डायग्राम आपके ज्यादा काम इसका नहीं आएगा। जिनका डायग्राम काम आने वाला है वो है आगे, उनकी अपन बात करेंगे। अब आप लिखेंगे सबसे पहले आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर। तो लिखेंगे आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। ठीक है, और इसे अपन कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन क्षमता जो होती है उसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहां लिखेंगे ये बनता कैसे है, तो प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण डिवाइड बाय वस्तु द्वारा बना कोण, वस्तु द्वारा बना कोण। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है, उसके द्वारा जो कोण बनता है वो, और जो वस्तु थी उसके द्वारा जो बना हुआ कोण है, उन दोनों का अनुपात ही कहलाता है आवर्धन क्षमता। ये देखिए पीछे भाई, ये था आपका क्या? एल्फा कोण क्या था? वस्तु के द्वारा बनाया हुआ। और जब ये इमेज बनी तो इमेज के द्वारा जो आंखों पर बना हुआ कोण है वो है बीटा। कितना कोण है? बीटा कोण है। तो बीटा और एल्फा का जो अनुपात होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? आवर्धन क्षमता कहेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, अच्छे से दिखेगा। लो, अब इसमें लिख लेंगे क्या? तो आपका प्रतिबिंब ने कितना कोण बनाया है? बीटा। और वस्तु ने कितना बनाया है? एल्फा। तो बीटा अपॉन एल्फा क्या कहलाएगा? आवर्धन क्षमता एम कहलाएगा। ठीक, इसी को अब हम m इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं क्या? अरे सर क्या? तो भाई देखो, वस्तु की
जो हाइट है वो कितनी है h, और आपके जो इमेज बनी है उसकी हाइट कितनी है h डैश, है ना। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं h डैश बट्टे v। ये h डैश क्या है? h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। इन दोनों का अनुपात ही तो कोण बीटा है भाई। यहां देखो अल्फा कोण क्या है? ये d और ये h वाला अनुपात। इधर ये देखो ये v और ये हाइट h, इसका और इसका जो अनुपात होगा वही तो बीटा होता है। c की जगह अपन यहां ये लिख सकते हैं h डैश अपॉन में v, ठीक है। और इसी को अपन लिख सकते हैं h अपॉन यू भी, ठीक है ना। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अल्फा बराबर है h अपॉन में डी, एक ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये एम नहीं, ये तो बीटा की बात कर रहे हैं ना भाई, बीटा बराबर ये होता है, तो बीटा इज इक्वल टू एच डैश अपॉन वी भी होता है, एच अपॉन यू भी होता है, अल्फा बराबर एच अपॉन में डी होता है, ठीक है। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है डी अपॉन में यू। कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता है? डी अपॉन में यू होता है। और जो डी है इसका मान 25 सेंटीमीटर फिक्स है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर फिक्स है। सर ये डी है क्या? डी का मतलब होता है डिस्टिंक्ट विजन। क्या होता है? डिस्टिंक्ट विजन। और जो सामान्य यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, सामान्य मानव है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसकी जो डिस्टिंक्ट विजन होती है, न्यूनतम किसी वस्तु को अलग अलग देखने की जो क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये जो पेन है मेरे हाथ में दिख रही होगी, इस पेन को मैं 25 सेंटीमीटर से आगे लेकर के जाऊंगा तब भी हो सकता है ये सही से दिखाई नहीं दे, और सॉरी 25 सेंटीमीटर से आगे लेकर जाऊं 26 27 28 तब तो ये साफ दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं 25 सेंटीमीटर से अंदर आ गया, या वो दूरी मिनिमम जिससे अपन अंदर आ जाए 24 हो गया 23 हो गया, तो फिर ये पेन मुझे क्लियर दिखाई नहीं देगा और मेरी आंखों पे प्रेशर बढ़ेगा, मेरा सिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये देखो ऐसे देखूंगा ना, तो जैसे जैसे पास आएगी मेरे सिर दर्द होना स्टार्ट होगा, मेरी आंखें एकदम यूं चढ़ेगी, तनाव आएगा मेरी आंखों पर। वो सब कब होता है? तो उस जब अपन किसी वस्तु को न्यूनतम एक देखने की दूरी से भी आगे जब देखते हैं तब, है ना। इसी वजह से, या जो आप ये याद रख सकते हैं सीधा सीधा, कि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए किसी वस्तु को आसानी से देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, जिसे डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, वो 25 सेंटीमीटर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि वस्तु की आंख से जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये कैपिटल डी बराबर 25 सेंटीमीटर होता है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम में दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर ही इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब ये m बराबर क्या आ गया? देखो d अपॉन में u, है ना। अब हमारे पास, इसको मैं एक बार उठा करके नीचे ले आता हूं, और यहां दो केस है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। क्या याद रखने हैं? दो केस है, ठीक है। और वो दोनों केस काम के हैं, तो केस फर्स्ट यहां लिखेंगे, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट ये कहता है कि यदि प्रतिबिंब जो है वो d दूरी पर बने, प्रतिबिंब प्रतिबिंब d दूरी पर हो, ठीक है। प्रतिबिंब कहां पर हो? d दूरी पर ही अगर बन रहा है तो तब क्या होगा? तो तब आप m इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 प्लस डी अपॉन में f, ठीक है। एफ क्या है? फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, जो आपको किताब में दे रखी होगी, ठीक है, आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में आपके, तो आपको डरना नहीं है। लेकिन जब प्रतिबिंब डी दूरी पर ही बनता है ना, जब न्यूनतम दूरी पर ही प्रतिबिंब बन जाए, तो यह स्थिति होती है अधिकतम तनाव की, और ये ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, अधिकतम तनाव
की स्थिति, ठीक है। अधिकतम तनाव की जो स्थिति होती है वो तब होती है जब m बराबर 1+d में f हो। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन इसमें ऐसे ही आएंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर अधिकतम तनाव कब होगा आंखों पर, तो जब प्रतिबिंब d दूरी पर बन जाए, या आ जाएगा कि जब आंखों पर अधिकतम तनाव होगा तो आपके सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता कितनी होगी, तो 1+d/f होगी। केस सेकंड, अब केस सेकंड क्या कहता है, देखो केस सेकंड जो है वो ये है कि यदि प्रतिबिंब आपका अनंत दूरी पर बन जाए, यानी आपकी आंखें जो है एकदम रिलैक्स हो जाए, तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर हो, ठीक है, तो तब m बराबर हो जाता है सीधा सीधा d/f, ठीक है, क्या हो जाता है, d/f। और इस समय जो है आंख सामान्य सामान्य स्थिति में व तनाव रहित, ठीक है ना, इस समय जो हमारी आंख होगी वो तनाव रहित होगी, तनाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, एकदम रिलैक्स होगी हमारी आई, ठीक है, ये लीजिए। तो अब आप जो है आसानी से सरल सूक्ष्मदर्शी को समझ गए होंगे, और सरल सूक्ष्मदर्शी में जो क्वेश्चन आने के चांस है वो बस इसमें से, ये जो एक पेज है इसी में से क्वेश्चन आने के चांस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, और फिर इसको याद भी करना है, केवल स्क्रीनशॉट लेकर के रखना नहीं है, ठीक है ना, फटाफट से जल्दी 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 जल्दी, कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, मजबूरियों को कोसना बंद कर दो और हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ, ठीक है। चलिए, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर चुके होंगे। अब हम बात करेंगे हमारे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे अब आगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके अंदर हम दो लेंसों का उपयोग करके और भी अच्छे से और बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग जो है प्रतिबिंब देख पाएंगे, बहुत बड़ा प्रतिबिंब देख पाएंगे, ठीक है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी और ऑप्टिक्स की अपन ने आज केवल शुरुआत करी है, अब आगे की चीजों की जो है अपन धीरे धीरे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, और हमारे इस टॉपिक को भी अपन बहुत ही आसान शब्दों के अंदर पूरा करेंगे बहुत ही जल्दी। तो अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। बस इसमें यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो है आप पढ़ते हुए जो आ रहे हैं चीजें उनको रिवाइज भी करते चलें, केवल और केवल पढ़ने से ही या केवल और केवल नोट्स बना लेने से ही कुछ नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, उसका रिवीजन करना जरूरी है। और इसीलिए मैं आधे घंटे की और 35 मिनट तक की मैक्सिमम क्लासें रख रहा हूं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर सकें। केवल और केवल आधा घंटा दिन में निकालिए, नोट्स बनाइए और फिर उसके रिवीजन पे ध्यान दीजिए, है ना, पीछे की चीजों को रिवाइज करते आइए। अभी अपने पास में जो ये एक विश्राम काल है, या जिसे शांति काल कह सकते हो, एकदम शांत समय, अभी कोई वैकेंसी का हो हल्ला नहीं चल रहा है, एकदम बढ़िया जो है आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। जैसे ही वैकेंसियों का दौर शुरू होगा फरवरी मार्च के बाद में, या ये कह सकते हैं कि ये जो लोकसभा के चुनावों के बाद में,
तब आपके पास में समय नहीं होगा, तब आपको जो है इधर वो एग्जाम आ रहा है, उधर वो आ रहा है, ऐसे आप कंफ्यूजिंग में रहेंगे। लेकिन अभी आपके पास शांति काल है, आराम से तैयारी करो, आराम से कंटेंट इकट्ठा करो और बेस्ट से बेस्ट तैयारी में लगे रहो, रिवीजन पे रिवीजन करते रहो। वैकेंसी आएगी, श्योर शॉट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेकर के निकलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।